हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत दुर्दशा। और भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित जो नाटक की कुछ स्टोरी है वो उस पर हम लोग देखेंगे कि नाटक की क्या स्टोरी है, कितने अंकों में नाटक विभाजित है और प्रत्येक अंक में किन किन विषय वस्तु को उठाया गया है, तो उस पर बातचीत करेंगे। और इसके अलावा फिर हम लोग जो हमारा दृष्टि का प्रिंटेड नोट्स है, दृष्टि के प्रिंटेड नोट्स से फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा कंटेंट है जिस पर हमको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, तो उस प्रिंटेड नोट्स के कंटेंट को देखेंगे। और फिर उसके बाद अभी तक भारत दुर्दशा टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में 2000 से लेकर के 2024 तक, तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आज के सेशन में हम भारत दुर्दशा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और मुझे लगता है कि इस सेशन के बाद फिर आपको भारत दुर्दशा टॉपिक से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप सभी क्वेश्चंस को करने में अच्छे से कर सकोगे सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कुछ बातें आपको बतानी हैं। उससे पहले इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर किए दे रहा हूँ, एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप जो नियति हिंदी साहित्य मेंटोरशिप करके है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक, आज का कंटेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और तो भारत दुर्दशा जो नाटक है ये 1880 में प्रकाशित है, लेकिन दृष्टि के कंटेंट में इसको शायद से 1875 में वैसे रचित एक लघु नाटक है, लेकिन इसका प्रकाशन 1880 में हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो 1800 दृष्टि के कंटेंट में तो 1875 लिखा है, लेकिन यहाँ पर पीपीटी में 1875 में प्रकाशित लिखा है, तो वैसे तो 1875 में लिखित है। ठीक है, भारत दुर्दशा नाटक जो है वो 6 भागों में है। 6 भागों का मतलब 6 अंकों में है। और यह एक प्रतीकात्मक नाटक है। प्रतीकात्मक नाटक का मतलब होता है कि इसका प्रस्तुत अर्थ के अलावा अन्य अर्थ है। प्रतीक के माध्यम से कुछ बात कही गई है जिसमें प्रस्तुत अर्थ के अलावा कुछ अन्य अर्थ निकलता है। ठीक है, इसमें विभिन्न मनोभावों का मानवीकरण किया गया है। विभिन्न मनोभावों का मानवीकरण का मतलब जैसे आलस्य को एक चरित्र के रूप में दिखाया गया है, फिर इसके अलावा अंधकार को एक चरित्र के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो उसी को कहा गया है कि विभिन्न मनोभावों को का मानवीकरण किया गया है, ये इनको चरित्र के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो विभिन्न मनोभावों का मानवीकरण करते हुए प्रतीकात्मक ढंग से प्रयोग हुआ है। भारतेंदु जी ने अपनी इस रचना को नाट्य रासक माना है। ठीक है, वैसे तो जब आप नाटक जब पढ़ोगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि भारतेंदु जी ने अपनी इस रचना को नाट्य रासक, भारतेंदु जी ने स्पष्ट रूप से वहाँ पर लिखा है कि या तो इसे नाट्य रासक माना जा सकता है या लास्य रूपक माना जा सकता है। या तो इसे नाट्य रासक माना जा सकता है या लास्य रूपक माना जाता है। अब इस शब्द का मतलब क्या है, क्या होता है नाट्य रासक, क्या होता है लास्य रूपक, ये अभी आगे के कंटेंट में देखेंगे। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है कि भारतेंदु जी ने अपनी इस रचना को नाट्य रासक माना है, ये वाली लाइन
ठीक नहीं है, इसकी जगह पर थोड़ा एडिट कर लेंगे कि भारतेंदु जी ने अब नाटक के प्राकथन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि या तो इसे नाट्य रासक माना जा सकता है या तो फिर इसे लास्य रूपक माना जा सकता है। अब इसमें क्या है नाट्य रासक शब्द का मतलब, क्या है लास्य रूपक शब्द का मतलब, इसको आगे देखेंगे। तो अभी तक मैंने बताया कि ये 1875 में लिखित है और प्रकाशन ईयर शायद से 1880 है। भारत दुर्दशा जो नाटक है 6 अंकों में विभक्त है और ये प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें विभिन्न मनोभावों का मानवीकरण किया गया, जिसका मतलब है कि जैसे आलस्य को एक चरित्र के माध्यम से दिखाया गया है, अंधकार को भी एक चरित्र के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है। और भारतेंदु जी ने इस नाटक, क्योंकि जैसे कविता के बहुत सारे रूप होते हैं कि वीर रस की कविता है, ये शांत रस है या श्रृंगार रस की कविता है, उसी तरीके से नाटक में भी बहुत सारे रूप होते हैं। लेकिन भारतेंदु ने स्पष्ट रूप से अपने कन्फ्यूज़न को कि इसको कौन सा नाटक रूप माना जाए, वो खुद इस बात के द्वंद्व में हैं, ठीक है। तो उन्होंने नाटक का जब प्राकथन आप देखोगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि इसे या तो नाट्य रासक माना जा सकता है या लास्य रूपक माना जा सकता है, ठीक है। अब इन शब्दों का मतलब क्या है, नाट्य रासक का क्या मतलब है या लास्य रूपक का क्या मतलब है, ये हम आगे देख लेंगे, ठीक है। और यह नाटक जो है वीर, श्रृंगार और करुण रसों पर आधारित है। और भारत दुर्दशा जो है ये इस भारत दुर्दशा को लेकर के रामविलास शर्मा जो समीक्षक हैं, आलोचक हैं, इनका एक कथन है कि भारत दुर्दशा में उन्होंने मतलब भारतेंदु जी ने पढ़े लिखे लोगों को भी अकेले कुछ कर सकने में असहाय दिखलाया है, ठीक है। जब आप इस नाटक का पंचम अंक देखोगे, इस नाटक का जो पंचम अंक है तो उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्गों को दिखाया गया है और बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो किस तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग किस तरीके से भारत की उन्नति के लिए सोच रहा है, तो उनकी सोच कितनी निम्नतम स्तर की है, उनकी सोच जो है कितनी निम्नतम स्तर की है, उसको कहीं ना कहीं भारतेंदु ने दिखाया है, ठीक है। तो ये पंचम अंक में दिखाया, तो उसी पर टिप्पणी करते हुए रामविलास शर्मा यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत दुर्दशा में उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को भी अकेले कुछ कर सकने में असहाय दिखलाया है, ठीक है। जैसे जब मैं आपको पंचम अंक पढ़ाऊंगा तो उसमें एक जो कवि महोदय हैं, तो कवि महोदय का काम है जनरली कि वो कविता लिख करके या साहित्य लिख करके लोगों में जुनून पैदा करें, लोगों में स्वतंत्रता की क्रांति के लिए प्रयत्न करने को कहें या लोगों में स्वावलंबी होने की बातें कहें। लेकिन जो कवि महोदय हैं उनका सुझाव है कि जो पुरुष लोग हैं वो अंग्रेजी पतलून पहनकर, अंग्रेजी कोट पहनकर रहें, जिससे वो अंग्रेजों के शोषण से बच जाएंगे। इस तरीके की कुछ बातचीत करते हुए नजर आते हैं। चूड़ियाँ पहनने के लिए कहते हैं कवि महोदय। तो इस तरीके की कुछ बातें हैं। तो उसी बात को लेकर के रामविलास शर्मा जो समीक्षक हैं, आलोचक हैं, इन्होंने कहा कि भारत दुर्दशा में उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को भी अकेले कुछ कर सकने में असहाय दिखलाया है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। फिर नाटक में क्या विषय वस्तु है, क्या कुछ है, इसमें भारत के प्राचीन गौरव की चर्चा है प्रथम अंक में, ठीक है। जो पहला अंक है उसमें यही है। दूसरे अंक में तत्कालीन दुर्दशा का चित्रण है और अपनी एकता और शक्ति पर भरोसा करने की सीख दी गई है, ठीक है। यही कुछ बातें हैं। और इसमें पात्र परिचय के रूप में जो पहला अंक है उसमें एक योगी को दिखाया गया है, एक योगी को दिखाया गया है जो एक मार्ग पर चलता हुआ दिखाया गया है, मार्ग पर चलता हुआ एक योगी दिखाया गया है पहले अंक में, ठीक है। और वो भारत का गुणगान गाते हुए चलता है, भारत का गुणगान गाते हुए चलता है, ठीक है। भारत का गुणगान गाते हुए चलता है। तो एक करैक्टर है इसमें योगी, एक करैक्टर है भारत और एक करैक्टर है भारत भाग्य। तो ये कुछ मतलब एक पार्टी है और ये भारत को मतलब जिसकी वजह से भारत की दुर्गति हो गई है, भारत इस स्थिति पर पहुंच चुका है, ये एक पार्टी है, ठीक है। तो ये पार्टी है जिसमें योगी है, भारत भाग्य है, आशा है, ठीक है। और बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो कि नाटक के 5वें अंक में दिखाए गए हैं, जिसमें सभापति, बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर, कवि, एक देसी महाशय, दूसरा देसी महाशय। तो इस तरीके
तरीके से कुल 7 लोगों को दिखाया गया है, बुद्धिजीवी को मतलब कुल 7 बुद्धिजीवियों को दिखाया गया है नाटक के 5वें अंक में, ठीक है। बाकी ये भारत दुर्देव की पार्टी है, जिसमें भारत दुर्देव खुद निर्लज्जता, सत्यानाश, फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार और डिसलॉयलिटी। तो ये जो पार्टी है, इनका जो ये जो कुछ भी इनके पात्रों के बारे में परिचय है वो तृतीय अंक में देखने को मिलता है। जो चतुर्थ अंक है नाटक के चतुर्थ अंक में भारत दुर्देव जो है वो एक कमरे में मीटिंग करता है और किस तरीके से भारत को और बर्बाद किया जाए, किस तरीके से भारत की स्थिति और निम्नतम की जाए, उसको लेकर के चतुर्थ अंक में बातचीत की गई है, ठीक है। तो ये कुछ पात्र परिचय ध्यान रखना है और प्रतीकात्मक ढंग से शुरुआत है, विभिन्न मनोभावों का मानवीकरण किया गया, वही बात है। और ये पार्टी है, ये भारत की पार्टी है और ये भारत दुर्देव की, ठीक है, ऐसा कुछ है। और इसमें प्रथम अंक में क्या कुछ होता है, तो प्रथम अंक में भारत के प्राचीन गौरव और विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के फलस्वरूप देश की दीनहीन दशा का वर्णन है। तो इसमें जो पहला अंक है उसमें प्राचीन गौरव गाथा का जिक्र है, और मतलब कि हमारा जो अतीत रहा है वो बहुत सुंदर रहा है, बहुत सजग रहा है, उसको लेकर के गुणगान किया गया है। और विभिन्न विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा किस तरीके से देश की दीनहीन दशा हो गई है उसको बताया गया है, ठीक है। फिर इसके अलावा द्वितीय अंक में क्या है, द्वितीय अंक में जो भारत है वो अपनी दीनहीन दशा की गाथा सुनाते सुनाते मूर्छित हो जाता है, किंतु आशा जो है उसके प्राण बचाने आती है, ठीक है। ये द्वितीय अंक में होता है, ये द्वितीय अंक में होता है। प्रथम अंक में एक योगी के माध्यम से भारत के गुणगान को दिखाया गया है, गुणगान करते हुए एक योगी को दिखाया गया है, और विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के फलस्वरूप देश की दीनहीन दशा का वर्णन है। फिर द्वितीय अंक में भारत अपनी दीनहीन दशा की गाथा सुनाते सुनाते मूर्छित हो जाता है और आशा जो है वो उसके प्राण बचाती है। तृतीय अंक में क्या होता है, तृतीय अंक में भारतेंदु जी ने उन शक्तियों का उल्लेख किया है जिसके चलते भारत का सर्वनाश हो गया है, ठीक है। जैसे फूट हो गया, संतोष हो गया, स्वार्थपरता, हठ, आलस्य आदि, ठीक है। इन शक्तियों के कारण देश जो है धन से, बल से और विद्या तीनों दृष्टियों से पतन के गर्त में डूब जाता है देश। चतुर्थ अंक में क्या होता है कि भारत दुर्देव भारत के निश्चित नाश का उपक्रम करता है, चतुर्थ अंक में, ठीक है। पंचम अंक में बुद्धिजीवियों की स्थिति दिखाई गई है, जिसमें एक किताबखाने में बैठकर 7 बुद्धिजीवी हैं, जिसमें एक सभापति है, एक बंगाली है, एक महाराष्ट्री है, एक संपादक है, एक कवि महोदय हैं और 2 देसी महाशय हैं। तो कुल मिलाकर के 7 सभ्य लोग हैं, वो देश को बचाने का उपाय सोचते हैं, किंतु डिसलॉयलिटी आता है और उन्हें इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के तहत हाकिमेच्छा नामक दफा से, हाकिमेच्छा कौन सा एक्ट, कौन सा, इंग्लिश पॉलिसी एक्ट है, और हाकिमेच्छा मतलब हाकिम की इच्छा, मतलब जो हमारे मालिक हैं उनकी इच्छा नामक दफा से पकड़ कर ले जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है कि डिसलॉयलिटी मतलब यहाँ पे अंग्रेज किस तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग पर हमला करते हैं और किस तरीके से हाकिम इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पे पंचम अंक में ये भी दिखाया गया है कि बुद्धिजीवी वर्ग किस तरीके की सोच रखता है, किस तरीके की निम्नतम सोच रखता है, उस पर भी भारतेंदु ने चोट किया है, ठीक है। तो ये कुछ पंचम अंक में होता है। छठे अंक अथवा अंतिम अंक में जो भारत है वो तो मूर्छित पड़ा हुआ है अचेत अवस्था में, भारत भाग्य जो है वो उसको जगाने की कोशिश करता है भारत को किंतु उसके उठने की आशा न देखकर अपनी छाती में कटार का आघात कर आत्महत्या कर लेता है। तो भारत भाग्य खुद की छाती में कटार घोंप लेता है और आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। तो ये छठा अथवा अंतिम अंक है, ठीक है। ये भारत दुर्दशा नाटक की बुक है, और बस वही जो कंटेंट मैंने आपको बताया, बस अगर उतना ही ध्यान रखोगे तो आप लिखने में सक्षम होंगे। बाकी बुक पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बस दृष्टि का जो प्रिंटेड नोट्स है उसी को बस आपको टाइम मिलने तो उसको बस बार बार पढ़ते रहना है, ठीक है। और
कुछ ऐसे उद्धरण हैं जो प्रिंटेड नोट्स में भी है, बाकी इस बुक से भी अगर आपको लगता है कुछ अलग से भी कोई उद्धरण वगैरह नोट करने की ज़रूरत है तो आप वो भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मंगलाचरण में लाइन आती है भारत दुर्दशा की जब स्टार्टिंग है तो वहाँ पर मंगलाचरण में लाइन आती है कि जय सतयुग थापन करन, नासन म्लेच्छाचार, कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कल की अवतार। कि जय सतयुग थापन करन, कि सतयुग की स्थापना हो, ऐसी कुछ कामना है कि जय सतयुग थापन करन, कि जैसे सतयुग में जिस तरीके की सतयुग में जिस तरीके के मतलब मूल्यों, नैतिक मूल्य थे, सतयुग जिस तरीके से सतयुग में चीज़ें चल रही थी उसकी स्थापना को कहता है जय सतयुग सतयुग थापन करन, नासन म्लेच्छाचार। सतयुग जैसे नैतिक मूल्यों की स्थापना हो और नासन म्लेच्छाचार, म्लेच्छ मतलब अंग्रेज लोगों पे इनका नाश हो जाए, इनका विनाश हो जाए, नासन म्लेच्छाचार। ठीक है, और कठिन धार तलवार कर, कृष्ण कला के अवतार, मतलब कठिन धार तलवार कर कि मतलब हथियारों से परिपक्व होकर के, बलशाली होकर के कृष्ण कला के अवतार और कल की अवतार के माध्यम से मतलब सकारात्मकता है। कल की अवतार के माध्यम से एक आशा की किरण यहाँ पर भारतेंदु ने दिखाया है और कल की अवतार के माध्यम से ही यह सब हो कि सतयुग कल की अवतार के मतलब ये इस मतलब दोहे के माध्यम से उन्होंने मतलब अपनी आशाओं को रखा है कि सतयुग की स्थापना हो, म्लेच्छाचार जो हैं उनका सबका नाश हो जाए, कठिन धार तलवार कर मतलब खुद को बलशाली किया जाए, कृष्ण कल की अवतार और कल की अवतार हो जिसके माध्यम से यह सब चीज़ें हों, कल की अवतार के माध्यम से फिर से धर्म की स्थापना हो। तो ऐसा कुछ मतलब आशा रख करके ये मंगलाचरण लिखा गया है। तो कभी भी आपसे पूछे कि भारत दुर्दशा में क्या सिर्फ भारत की दुर्दशा को ही दिखाया गया या कुछ समाधान का संकेत भी दिया गया है, कुछ समाधान भी दिखाया गया कि अच्छा इस दुर्दशा से निपटना कैसे है, कुछ समाधान भी बताया गया है क्या। तो समाधान का संकेत जब भी आप लिखो तो जैसे मैं आपको जब महाभोज पढ़ा रहा था तो महाभोज में भी मैं आपको बताया था कि महाभोज में भी समाधान का संकेत है। तो महाभोज में समाधान का संकेत जैसे सक्सेना के चरित्र के माध्यम से था कि सक्सेना के चरित्र के माध्यम से लाइन आती है कि दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्निलीक की तरह जो बिसु और बिंदा तक ही नहीं रुकती। तो वही समाधान का संकेत अगर आपसे पूछे कि भारत दुर्दशा में क्या केवल दुर्दशा को ही दिखाया गया है पूरे नाटक में कि कहीं पर मतलब समाधान का भी संकेत है। तो आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि भारत दुर्दशा नाटक में समाधान का भी संकेत है जो कि इसके मंगलाचरण में देखने को मिलता है। और मंगलाचरण में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि कल की अवतार के माध्यम से सतयुग कल की अवतार होगी, धर्म की स्थापना होगा, म्लेच्छ लोगों का नाश हो जाएगा, सतयुग की स्थापना होगी, कठिन धार तलवार कल मतलब कि बलशाली स्थिति हो जाएगी, कठिन धार तलवार कर मतलब तलवार की धार तेज होने का तात्पर्य है कि मतलब बलशाली होना, आर्थिक रूप से सक्षम होना, उस ओर इशारा किया गया है। ठीक है, तो पहला अंक जो है भारत दुर्दशा का टोटल इसमें 6 अंक हैं और 6 अंक हैं और रंगमंच की दृष्टि से देखें तो इसमें 6 ही दृश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 6 अंक और 6 दृश्य हैं। तो रंगमंच के दृष्टिकोण से भी बहुत सफल नाटक है। और इसका जो पहला अंक है उसका जो स्थान है वो बीथी स्थान है। स्थान मतलब कि कहाँ पर पहला दृश्य कहाँ का है। ठीक है, स्थान है बीथी। बीथी का मतलब होता है रास्ता या मार्ग होता है। ठीक है, तो इसी मार्ग पर एक योगी को चलते हुए दिखाया गया है, एक योगी को चलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो योगी के स्वरूप में है। ठीक है, उसी को चलते हुए दिखाया गया जो भारत का गुणगान करता है और उसी रास्ते पर चलता हुआ दिखाया गया। ठीक है, एक योगी गाता है, क्या गाता है, लावनी मतलब होता है गीत होता है, मतलब एक मतलब गायन का एक तरीका या गीत गायन का एक तरीका है, उसको लावनी बोलते हैं। ठीक है,
तो रोबों सब मिलके आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। रोबों सब मिलके आओ रोते हैं, भारत भाई, भारत के भाइयों लोग सब आओ मिलके रोते हैं। हा हा मतलब बहुत दुख वाला भाव कि हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाएगी, भारत की दुर्दशा अब नहीं देखी जाएगी। सबके पहले जई ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जई ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले भगवान ने हमको धन दिया, बल दिया। सबके पहले जय सब विधाता कीन्हो, सबके पहले ईश्वर ने हमको सभ्य बनाया विधाता ने, ठीक है। तो फिर भी हमारी ये स्थिति है, ठीक है। रोबों सब मिलके आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। सबके पहले जय ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय सब विधाता कीन्हो। तो इस तरीके की कुछ बात है पहले अंक में। दूसरे अंक में भारत मूर्छित हो जाता है और स्थान जो है शमशान का स्थान है, टूटे फूटे मंदिर दिखाए गए हैं और इस तरीके का कुछ जिक्र देखने को मिलता है, ठीक है। तो दूसरा अंक है जिसमें स्थान जो है वो शमशान का और टूटे फूटे मंदिरों का है, ठीक है। और फिर वहाँ पे ये दूसरे अंक में ऐसा कुछ है। और फिर इसके अलावा दूसरे अंक की जो मेन जो थीम है उसमें हम ये समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के इसमें को ध्यान रखने वाला है। तो इसमें ये है कि भारत जो है इतना आहत हो जाता है कि वो मूर्छित हो जाता है और आशा उसको जगाने की कोशिश करती है, उसको सहारा देने की कोशिश करती है। ऐसा कुछ दूसरे अंक में चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद तृतीय अंक जो है वो उसका स्थान है मैदान और इसमें क्या है कि फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्देव आता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तीसरे अंक में। और भारत दुर्देव के और जो मतलब भारत दुर्देव की टीम में और भी जो हैं, सत्यानाश फौजदार हो गया, ठीक है, वो आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सत्यानाश फौजदार के बाद एक एक करके सत्यानाश फौजदार और भारत दुर्देव का ही बातचीत चलता रहता है, ठीक है। और इसमें तृतीय अंक में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया भी था कि इसमें तृतीय अंक में क्या कुछ होता है। तो तृतीय अंक में भारतेंदु जी ने उन शक्तियों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा भारत का सर्वनाश हुआ है, जैसे फूट, असंतोष, स्वार्थपरता, हठ, आलस्य आदि। तो उसको दिखाया है, ठीक है, तृतीय अंक में। और फिर उसके बाद चतुर्थ अंक में, तो तृतीय अंक में भारत दुर्देव है और सत्यानाश फौजदार है। और चतुर्थ अंक में और मतलब इसके आलस्य आ जाता है, ठीक है। और आलस्य के अलावा मदिरा आ जाता है और अंधकार आता है। इसी तरीके से उसके टीम के और सारे लोग चतुर्थ अंक में आते हैं। और पांचवें अंक में जो स्थान है वो किताब खाना है और 7 सभ्य लोगों की एक छोटी सी कमेटी बैठती है और विचार करती है कि कैसे भारत की उन्नति की जाए, तो कैसे अंग्रेजों के शोषण से बचा जाए। तो किस तरीके से ये 7 सभ्य लोग अपने मानसिक रूप से कितना कुंद हो गए हैं उसको दिखाया गया है। साथ में इनको डिसलॉयलिटी आती है और डिसलॉयलिटी इनको इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफा से इन सभी को, इन 7 लोगों को गिरफ्तार करके लेके जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफा से गिरफ्तार कर लेती है। जो छठा अंक है, छठा अंक में जो स्थान है वो गंभीर वन का मध्य भाग है। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, अभी भी भारत वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है और भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत भाग्य भारत को बहुत जगाने की कोशिश करता है कि भारत भैया जागो, भारत भैया जागो, लेकिन भारत भैया नहीं जगते हैं और अंत में मतलब भारत भाग्य जो है वो खुद को ही कटार भोग करके अपनी हत्या कर लेता है। तो ऐसा कुछ इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से नाटक समाप्त होती है और हिंदी साहित्य में इस नाटक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इस नाटक के माध्यम से
इस नाटक के माध्यम से मतलब प्रतीकात्मक ढंग से अंग्रेजों के द्वारा किस तरीके से शोषण हो रहा है। और भारत की मतलब ऐसा नहीं है, इसमें भारतेंदु के बारे में जब मैं पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि भारतेंदु वो व्यक्ति हैं जो समन्वयकारी अपना दृष्टिकोण रखते हैं, मतलब वो अंग्रेजी परिस्थितियों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं और अंग्रेजी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराने के साथ साथ वो भारतीय परिस्थितियों को भी कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है, तो वो अंग्रेजी परिस्थितियों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं और भारतीय परिस्थितियों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, दोनों को। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पूरा ठीकरा जो है अंग्रेजों के माथे ही पूरा फोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भारतीय परिस्थितियों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं और वो स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं। तो ये भारतेंदु की प्रशंसा की बात है। लेकिन वो अंग्रेजों की कुछ जगहों पर, जैसे नाटक में, वो अंग्रेजी सभ्यता की प्रशंसा करते हैं, अंग्रेजों की प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं। तो कुछ समीक्षकों का ऐसा कहना है कि क्या भारतेंदु राष्ट्रभक्त नहीं है, क्या भारतेंदु राजभक्त हैं क्या। तो इस तरीके की जो डिबेट है उस पर भी अभी आगे हम कंटेंट में देखेंगे। ठीक है, लेकिन कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत दुर्दशा की संवेदना बताइए। संवेदना का मतलब भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। संवेदना का मतलब किस समस्या के बराबर, किस वेदना के सम मतलब बराबर और वेदना मतलब समस्या, कि किस समस्या के बराबर जो लेखक है वो आपको ले करके जाना चाहता है, उसी को संवेदना कहते हैं। ठीक है, और ये 1875 ईस्वी में रचित लघु नाटक है। नव जागरण, चेतना और राष्ट्रीय बोध विस्तृत रूप से इसमें अभिव्यक्त हुआ। ये जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 1800, ये जो पीपीटी में एक जगह पर लिखा हुआ था कि 1880 वाला, उसको एक बार कट कर लेंगे और 1875 ही आपको ध्यान रखना। दो इस तरीके के दो डेट रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ पे 1875 ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि 1875 ईस्वी में प्रकाशित ये नाटक है। ठीक है, और तो संवेदना वाले पक्ष में संवेदना कभी भी आपको पूछी जाए तो उसमें इंट्रो को बताते हुए आपको ये बताना है कि 1875 ईस्वी में रचित ये लघु नाटक है और नव जागरण, चेतना और राष्ट्रीय बोध पर आधारित है। भारत की दुर्दशा और उसके कारणों का जिक्र है। नंबर 1 संवेदना में तो यही बताना है कि भारत की दुर्दशा और उसके कारणों का, और आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारणों पर बातचीत की गई है और इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी राज और उसकी शोषणकारी नीतियों को ही केवल भारतेंदु ने जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ईमानदारी से आत्म मूल्यांकन किया है और भारत के भीतर की भी समस्याओं को चिन्हित किया है, जिसमें धर्म हो गया, संतोष हो गया, आलस्य, मदिरा, अज्ञान और रोग, इसको सबको बताया। तो अंग्रेजों की शोषणकारी प्रवृत्तियों को भी बताया, शोषणकारी नीतियों को भी बताया, लेकिन भारत की अंदर की समस्याओं को भी भारतेंदु ने बताया। और उन्होंने बताया है कि धर्म किस तरीके से भारत को कमजोर बना दिया है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, जाति अनेकन कर नीच और ऊंच बनायो। कि शैव है, शाक्त है, वैष्णव, अनेक मत है प्रगति चलाए, जाति अनेकन कर, जाति बहुत सारी हैं, अनेकन मतलब बहुत सारी कर की गई हैं, नीच और ऊंच बनायो। नीच निम्न वर्ग भी है और उच्च वर्ग भी है, तो इस तरीके से निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, जाति अनेकन कर समाज में बंटवारा किया गया है। शैव बना दिया गया, शाक्त बना दिया गया, वैष्णव बना दिए गए, अनेक मत इस तरीके से प्रगति चलाए गए हैं, जाति अनेकन कर नीच और ऊंच बनायो। ठीक है, धर्म का कर्मकांडी स्वरूप भी बताया गया है। ठीक है, संतोष और आलस्य पर भी चोट की गई है कि, और ये भी कहा गया है, तुलसीदास के मतलब चौपाई का भी इस्तेमाल किया गया है कि किस तरीके से समाज जो है वो उदास है, किस तरीके से समाज जो है हीनता से ग्रसित है। कि कौन नृप हो हमें कहानी, कि नृप मतलब राजा, कि राजा कोई भी हो हमें क्या हानि, मतलब सोसाइटी किस तरीके से उदासीन है कि राजा कोई भी बने, हमको क्या मतलब, कौन नृप हो हमें का हानि। ठीक है, मलुक दास की एक लाइन का यूज किया गया है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो उस आलस्य को दिखाने के लिए
आलस्य को दिखाने के लिए मलूक दास के बारे में बातचीत की गई है। ठीक है, मलूक दास का मतलब जो दोहा है उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, और बाकी उन्होंने खुद भी लिखा है भारतेंदु ने कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। तो आलस से इस तरीके से दिखाया गया, मदिरा और अंधकार को दिखाया गया है। ठीक है, और भारतेंदु ने स्पष्ट रूप से मदिरा को लेकर के कहा है, व्यंग करते हुए कहा है कि वर्तमान समय में कोई चाहे धर्माधीश हो या बुद्धिजीवी हो, वकील हो, ईश्वर ही क्यों ना हो, सभी मदिरा के भक्त हैं। ठीक है, मदवा पीले पागल जीवन बीते जात, बिनु मद जगत सार कछु नाही, मान हमारी बात की। मदवा पीले, मदवा मतलब मदिरा पीले पागल, ए पगला मदिरा पीले जीवन बीते जा, जीवन बीता जा रहा है तेरा, बिनु मद मतलब मदिरा के बिना, जगत में सार कछु नाही, जगत में कुछ सार नहीं है, मान हमारी बात, मेरी बात मान ले। ठीक है, अपव्यय, अदालत, फैशन, सिफारिश को धन निर्गम के ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से जोड़ करके दिखाया गया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था कि मतलब भारत का रुपया किस तरीके से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो उसी को धन निर्गम का जो कॉन्सेप्ट था वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहा है उसको भी इन्होंने दिखाया है। ठीक है, नेतृत्व वर्ग व बुद्धिजीवी वर्ग की समीक्षा, ये पंचम अंक में स्पष्ट रूप से उन भारतेंदु ने नाटक के पंचम अंक में दिखाया है, जिसमें एक किताब खाना का दृश्य है और उस पर 7 बुद्धिजीवी वर्ग के 7 बुद्धिजीवी बैठे हुए दिखाए गए हैं और वो अपनी राय रखते हैं। ठीक है, ये 5वें अंक में स्पष्ट रूप से दिखाया है, और किस हद तक वैचारिक स्थूलता, कायरता और निष्क्रियता से भरे हुए हैं बुद्धिजीवी लोग, तो उस पर भी चोट की गई है। ठीक है, तो पहला तो ये संवेदना बताते हुए पहला तो ये पॉइंट बताना है कि संवेदना के रूप में भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा और उसके कारणों के बारे में बातचीत किया, और ये कारण आंतरिक और बाह्य दोनों हैं। कारण आंतरिक में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, मतलब बाह्य में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, तो आंतरिक में धर्म, संतोष, आलस्य, मदिरा, अज्ञान तथा रोग को जिम्मेदार ठहराया है। फिर उसके बाद ये सब बताना है। फिर दूसरा पॉइंट नेतृत्व वर्ग तथा बुद्धिजीवी वर्ग की समीक्षा को लेकर के आपको बात रखनी है, और इसमें पहला देशी जो है कि एकमात्र समझदार चरित्र इसमें देखने को मिलता है, किंतु उसकी बातों पर किसी का ध्यान नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी राज की भी समीक्षा की गई है, ये तीसरा पॉइंट संवेदना में लिखना है। तो दूसरा पॉइंट कौन सा, नेतृत्व वर्ग व बुद्धिजीवी वर्ग की समीक्षा, और तीसरे पॉइंट में अंग्रेजी राज की समीक्षा कि अंग्रेजी राज को लेकर के क्या। तो यही बात जो मैं यहाँ पे शुरुआत में आपको बता रहा था कि कुछ जगहों पर भारतेंदु ने अंग्रेजी राज की प्रशंसा भी किया है, तो वो क्यों किया है, तो उसको कुछ समीक्षक ऐसा मानते हैं कि क्या भारतेंदु जो हैं वो राजभक्त नहीं राजभक्त हैं क्या, वो राष्ट्रभक्त नहीं है क्या, ऐसा कुछ है, मतलब उनकी देशभक्ति पर कुछ समीक्षक क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो ऐसा आपको बताना है कि अगर भारतेंदु ने कहीं पर अंग्रेजी राज की प्रशंसा किया है तो वो इसलिए किया है क्योंकि उस टाइम पर भारतेंदु के समय में स्वाधीन भारत का जो विचार था वो इतना प्रमुखता से उभरा नहीं था। हम ये नहीं सोच पा रहे थे उस समय कि हम देश को लीड करेंगे, हम देश को एक भारत और स्वतंत्र भारत की परिकल्पना उतनी मजबूती से भारतेंदु के समय उभर करके नहीं आई थी। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब अंग्रेजों का शासन ही हमेशा बना रहेगा, तो इस भाव की वजह से भी उन्होंने अंग्रेजों की प्रशंसा किया है। और उस टाइम पर क्या था, उस टाइम के समाज में इस तरीके की मानसिकता भी थी कि जो रानी विक्टोरिया का जो शासन है, रानी विक्टोरिया का शासन है वो कहीं ना कहीं परिवर्तनकारी रहेगा और शोषण नहीं होगा उस व्यवस्था में। और इस नाटक में रानी विक्टोरिया के लिए जैसे राज राजेश्वरी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो वो केवल इसीलिए क्योंकि समाज में उस टाइम पर यही फैला था कि रानी विक्टोरिया का जो शासन होगा वो शोषणकारी नहीं होगा। तो भारतेंदु भी उसी आशा से ग्रसित थे, इसीलिए शायद से उन्होंने अंग्रेजी राज की प्रशंसा की है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात यह है कि भारतेंदु जो हैं
वो भारतेंदु को ये भी डर था एक्चुअली। इससे भारत दुर्दशा से पहले उनकी एक पत्रिका चलती थी, कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी उसको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। तो भारतेंदु को ये लगता था कि अगर अंग्रेजों की प्रशंसा नहीं करेंगे तो शायद से भारत दुर्दशा को भी, भारत दुर्दशा जो मैं ये नाटक है इसको भी कहीं प्रतिबंधित ना कर दें। तो इसलिए वे अंग्रेजों की प्रशंसा इसलिए भी करते हैं कि नाटक जो है ये जो साहित्य है ये प्रतिबंधित ना हो जाए, ठीक है। इसलिए वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं है, अंग्रेज का राज्य पाकर भी ना जगे तो कब जगोगे, मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए। इस तरीके की बात है। बाकी भारत दुर्देव जो है उसको आधा किरिस्तानी बताया गया है, आधा अंग्रेज बताया गया, लेकिन मतलब यहाँ पे भारत दुर्देव के माध्यम से वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की शोषणकारी व्यवस्था को या ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निर्गमन, धन बहिर्गमन के कॉन्सेप्ट के माध्यम से वो अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का भी कुछ हद तक जिक्र करते हैं। भारत दुर्देव जिस चतुर्थ अंक में जिस कमरे में बैठा है उसको अंग्रेजी ढंग से सजाया गया है, ठीक है। तो उसका कमरा भी अंग्रेजी ढंग से सजाया गया, दिखाया गया। डिसलॉयलिटी खुद कहता है कि हाकिम इच्छा नामक दफा से सभी बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार किया जाता है पंचम अंक में। तो ये जो बातें हैं ये ऐसा नहीं है कि भारतेंदु जो हैं वो अंग्रेजों की खुले मन से प्रशंसा करते हैं, बहुत प्रसन्न हैं उनके शासनकाल से, इस तरीके की बातचीत नहीं है। वो स्पष्ट रूप से मौका पाने पर अंग्रेजों की नीतियों का काफ़ी हद तक विरोध करते हैं नाटक में। और वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, कि सब कुछ ठीक है, पै धन विदेश चल जात, लेकिन जो ये विदेशों में जो धन चला जाता है भारत का, यह अति ख्वारी। ख्वारी मतलब यही एक कमी है, ठीक है। पै धन विदेश चल जात, यह अति ख्वारी, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी एक लाइन आती है कि सबसे ऊपर टिक्कस की आपत आई। टैक्स को लेकर के जो स्थिति है उसको वो स्पष्ट रूप से स्वीकारते हैं और कहते हैं कि ये भारत की दुर्दशा होने का एक कारण है कि सबसे ऊपर टिक्कस की आफत आई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए। तो ये सब बातें वो कहते हैं। तो स्पष्ट रूप से अंग्रेजी राज की समीक्षा वो करते हैं, अंग्रेजी राज की कुछ हद तक प्रशंसा करते हैं, लेकिन बहुत हद तक निंदा भी करते हैं। तो ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है। चौथा पॉइंट संवेदना वाले में लिखना है कि इतिहास के प्रति रोमानी बोध है, कि जो पहला अंक है उसमें इतिहास की प्रशंसा ही की गई है, इतिहास की गौरव गाथा ही की गई है कि सबके पहले जय ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय सभ्य विधाता कीनो। तो इतिहास के प्रति रोमानी बोध ही देखने को मिलता है, ठीक है। समाधान के संकेत के बारे में मंगलाचरण में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, ठीक है। मंगलाचरण में समाधान का संकेत है। समाधान के संकेत में स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है, जय सतयुग स्थापन करण वाली जो लाइन थी वो यहाँ पर लिखना है। कृष्ण कला की अवतार के माध्यम से उन्होंने समाधान का संकेत दिया है, ठीक है। और फिर इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी बात लिखी है कि 20 कोटि सुत, कि 20 करोड़ जो भारत के जो लोग हैं, 20 करोड़ भारत के लोग हैं, वो सब मिल करके काम करें, कर्मशील हों, ऐसी कुछ बात भी उन्होंने कहा है। जैसे वो पहले देसी के कथन के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति होगी, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसी कुछ बात है। समाधान का संकेत एक तो मंगलाचरण में देते हैं और एक स्पष्ट रूप से कहते हैं 20 कोटि सुत, कि 20 करोड़ जो भारत की आबादी है, अभी तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन उस टाइम की स्थिति के अनुसार वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 20 करोड़ जो भारत की आबादी है वो एकजुट होकर के कर्मशील मतलब काम करे, और एकजुट होकर के एकाग्र होकर के कर्मवान बने। और यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति होगी, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। निष्कर्ष क्या है इस तरीके से कि नाटक जो है 1 शताब्दी से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रासंगिक बना हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ संवेदना वाले पक्ष में आपको लिखना है। भारत दुर्दशा की जब भी संवेदना पूछा जाए तो पहला पॉइंट भारत की दुर्दशा और
उसके कारणों को लिखना है। दूसरा नेतृत्व वर्ग व बुद्धिजीवी वर्ग की समीक्षा करनी है। तीसरा अंग्रेजी राज की समीक्षा। चौथा इतिहास के प्रति रोमानी बोध। पांचवा समाधान का संकेत। ये कुछ संवेदना में लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद भारत दुर्दशा में भारतेंदु का इतिहास बोध, मतलब इतिहास के प्रति क्या है। एक्चुअली इतिहास बोध वाले क्वेश्चन में जब भी कभी पूछा जाए, जैसे जब भी कोई नाटक या कोई भी साहित्य जब इतिहास पर आधारित होता है तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे दिव्या उपन्यास में हमने देखा था कि यशपाल का इतिहास बोध हमने देखा था। तो यशपाल चूंकि मार्क्सवादी थे तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि यशपाल का जो इतिहास बोध है वो ऐतिहासिक भौतिकवाद है। उस टाइम पर मैंने आपको बताया था जब दिव्या पढ़ा रहा था। अब इतिहास बोध का मतलब होता है कि जो लेखक है, जो रचनाकार है, उसने इतिहास का प्रयोग किस तरीके से किया है। कि रचना में इतिहास बोध का मतलब हुआ कि रचना में इतिहास का प्रयोग किस ढंग से हुआ है, किस ढंग से रचना में इतिहास का प्रयोग किस ढंग से हुआ है, ये बताना इतिहास बोध है, ठीक है। अब जैसे ये मैंने यशपाल का दिया। जैसे जयशंकर प्रसाद की, जब प्रसाद का नाटक हम लोग स्कंदगुप्त देखेंगे तो प्रसाद का जनरली, जैसे स्कंदगुप्त जब हम देखेंगे तब उस टाइम पर भी यही क्वेश्चन आएगा कि प्रसाद का इतिहास बोध कैसा है। तो मतलब प्रसाद ने इतिहास को किस दृष्टिकोण से देखा है। तो जनरली प्रसाद को लेकर के जैसे बोला जाता है कि प्रसाद का जनरली दृष्टिकोण जो है वो रोमानी है या गौरवपूर्ण दृष्टिकोण है। मतलब इतिहास या मतलब कि उसको बहुत आशा या श्रद्धा के भाव से देखा गया इतिहास को, या उसमें देश भावना या देश प्रेम या राष्ट्रभक्ति की भावना प्रबलता से है प्रसाद में। तो वो वही चीज बतानी होती है कि लेखक ने इतिहास का प्रयोग किस, जैसे प्रसाद और चतुरसेन शास्त्री का नाम आता है, तो इन लोगों ने इतिहास का जो प्रयोग किया है वो रोमानी दृष्टिकोण से किया है, ठीक है। और जो अभी भारतेंदु के बारे में है, भारतेंदु ने इतिहास का प्रयोग उपयोगिता की दृष्टिकोण से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो इतिहास का प्रयोग किया है वो उपयोगिता के दृष्टिकोण से किया है। उपयोगिता के दृष्टिकोण से मतलब कि उन्होंने इतिहास की ऐसे खूब जम करके प्रशंसा, मतलब पहले अंक में योगी के माध्यम से उन्होंने किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सबके पहले जय ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय सब विधाता कीनो। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। लेकिन वो मतलब ऐसा इतिहास अच्छा रहा है, लेकिन सब ऐसा नहीं है कि पूरी रचना में इतिहास को अच्छा बता करके केवल गौरवान्वित ही दिखाया गया। उन्होंने आज की कमियों पर ज़्यादा ध्यान दिया है, और उन्होंने कहा है कि आज की कमियों पर ज़्यादा ध्यान दिया है, और इतिहास में मतलब किस तरीके से अंग्रेजी व्यवस्था हावी रही उसको भी दिखाया है, ठीक है। तो मतलब इतिहास का मतलब एक संतुलित रूप प्रस्तुत किया है। इतिहास की उपयोगिता का एक संतुलित दृष्टिकोण उन्होंने दिया है, और उन्होंने इतिहास को अगर कहीं पर गौरवपूर्ण ढंग से दिखाया तो कहीं पर उसमें कुछ कमियों को भी गिनाया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भारतेंदु का जो इतिहास बोध है वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण से है, ठीक है। और भारतेंदु जिस टाइम पर भारत दुर्दशा जैसे लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1875 में रचित नाटक है। और जो दयानंद सरस्वती का आर्य समाज की जो स्थापना करते हैं वो भी इसी टाइम पर है। तो दयानंद सरस्वती जैसे वेदों की ओर लौटो का नारा देते हैं, तो इनका जो इतिहास के प्रति दृष्टिकोण है वो रोमानी दृष्टिकोण है। इतिहास को बहुत मतलब परंपरा, बहुत प्रतिष्ठा उससे जोड़ करके देखते हैं। वहीं राजा राम मोहन राय जो हैं वो भारतीय समाज को पश्चिमी संस्कृति से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार उस टाइम पर थे ही। भारतेंदु जो हैं वो दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय दोनों को एक तरीके से, मतलब ना तो वो दयानंद सरस्वती जितना कट्टर की इतिहास के प्रति अत्यधिक रोमानी दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं, ना ही कह
कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के जो मत है उससे ज़्यादा टिल्टेड है भारतेंदु, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय को जब आप देखोगे या पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये भारतीय सभ्यता का भी ऐसा नहीं है कि नकारते हैं या भारतीय परंपराओं को स्वीकार नहीं करते हैं। भारतीय सभ्यता भारतीय परंपराओं को स्वीकार करते हैं, किंतु ये पश्चिमी सभ्यता से भी मुंह नहीं मोड़ते हैं, मुख अपना नहीं मोड़ते हैं, पश्चिमी सभ्यता को भी स्वीकार करते हैं, पश्चिमी दर्शन पश्चिमी संस्कृति को भी स्वीकार करते हुए भारतीय ये राजा राम मोहन रॉय नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतेंदु भी कुछ इसी तरीके का संतुलन बनाते हुए नजर आते हैं और उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रशंसा की है। योगी के चरित्र के माध्यम से प्रथम अंक ही पूरा भारत की प्रशंसा में ही है कि सबके पहले जय ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय सभ्य विधाता कीनो। तो और लेकिन अतीत के प्रति ऐसा नहीं है कि अंधमोह है। और उस टाइम पर जैसे अगर देखें या अन्य साहित्य में और भी लोगों ने जैसे इतिहास के प्रति इतिहास को गौरवान्वित ढंग से रखने की कोशिश किया, उसमें जयशंकर प्रसाद का नाम आता है, मैथिली शरण गुप्त का नाम आता है। गुप्त की एक रचना है कि जिनका कुछ भी ना था अतीत, गावे क्या उसके गीत, हम क्यों भूले उसकी याद, जिसमें है अपना आह्लाद। आह्लाद मतलब खुशी, कि हम अपने इतिहास को क्यों भूलें, हमको तो अपना इतिहास पढ़ के खुशी होती है, अपना गौरव महसूस होता है। और जिनका कुछ भी अतीत ना था वो वे लोग क्या गीत गाएंगे, और हम अपने इतिहास को क्यों भूल जाएं, क्योंकि हमें तो उसको पढ़ के, हमें तो उसको याद करके खुशी होती है, आनंद आता है। तो वो सब गुप्त कहते हैं। तो गुप्त का यहाँ पर जो दृष्टिकोण है, ऐसा नहीं है कि भारतेंदु साहित्य में ऐसे पहले व्यक्ति हैं या जो इस तरीके का मत रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साहित्य में अन्य रचनाकार भी हैं जो इतिहास को रोमानी दृष्टिकोण से देखते हैं, इतिहास को गौरवान्वित भाव से देखते हैं। जैसे प्रसाद जिसमें प्रमुख नाम है, चतुरसेन शास्त्री जिसमें प्रमुख नाम है। जैसे प्रसाद स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी जन्मभूमि है यही। तो प्रसाद स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो और फिर इसमें स्पष्ट रूप से ये भी लिखना है कि वो प्रशंसा करते हैं, साथ ही साथ मतलब भारत की कमियों पर ज़्यादा जोर देते हैं कि किस तरीके से भारत की दुर्दशा पर ज़्यादा बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे केवल प्रथम अंक में ही उन्होंने मतलब गुणगान किया है इतिहास के प्रति, उनका रोमानी दृष्टिकोण जो दिखता है वो केवल प्रथम अंक में ही दिखता है। जनरली उनका क्या है कि भारत की कमियों को उजागर करते हैं कि क्यों भारत निम्नतम स्थिति में पहुंचा जा रहा है, क्यों इसका जो ग्राफ है वो गिर रहा है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने आर्थिक शोषण को जिम्मेदार ठहराया, अंग्रेजों की नीतियों को मतलब जिम्मेदार ठहराते हैं, अंग्रेजों की ज़्यादातर प्रशंसा कहीं कहीं पर करते हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के ज़्यादा प्रशंसा करते हैं कि देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, विद्या की चर्चा फैल चली है, अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, ऐसा। और वे ऐसा क्यों करते हैं, अंग्रेजों की प्रशंसा क्यों करते हैं, क्योंकि वही रानी विक्टोरिया का शासन था, तो लोगों को लग रहा था कि चीज़ें बदलेंगी, लेकिन चीज़ें नहीं बदली, ठीक है। और उनको ये भी डर था कि रचना प्रतिबंधित ना हो जाए। तो जो भारतेंदु का इतिहास बोध है वो कुल मिलाकर के एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण से है, और उन्होंने अपने समय की ऐतिहासिक ज़रूरतों के आधार पर ही अपने इतिहास बोध का निर्धारण किया है। तो इस तरीके का कुछ बात इस कंटेंट में करना है कि भारत दुर्दशा में भारतेंदु का इतिहास बोध किस तरीके से है, ठीक है। क्या भारत दुर्दशा त्रासदी है, अगर ये पूछा जाए, ये इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग गोदान में भी कर चुके हैं कि क्या गोदान एक त्रासदी है। तो ट्रेजेडी वाले जो क्वेश्चन है तो उसमें स्पष्ट रूप से आपको ध्यान रखना है, इसका इंट्रो एक बना ही लीजिए कि इसकी शुरुआत ट्रेजेडी का, एक्चुअली जो त्रासदी है, त्रासदी का कॉन्सेप्ट ही पूरा पश्चिमी सभ्यता का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पर हमारे भारतीय दर्शन या भारतीय पश्चिमी सभ्यता का कॉन्सेप्ट है ट्रेजेडी का। जो भारतीय दर्शन है इसमें ट्रेजेडी लिखा ही नहीं जाता था। क्यों नहीं लिखा जाता, एक्चुअली ट्रेजेडी में होता क्या है, ट्रेजेडी में हमेशा जो होता है वो जो अंत होता है वो बहुत दुखांत अंत दिखाया जाता है, दुखांत अंत दिखाया जाता है, ठीक है। और दुखांत अंत क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के लोगों का ये मानना था, पश्चिमी सभ्यता के लोगों का
यह मानना था पश्चिमी सभ्यता के लोगों का यह मानना था कि व्यक्ति साहित्य पढ़ने के बाद वह व्यक्ति ना रहे जो वह पहले था। तो ये मानना था, उनका मानना था कि जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये साहित्य पढ़ने के बाद वो व्यक्ति ना रहे, इसके दिमाग की नसें खुले, ये वो व्यक्ति ना रह जाए जो पढ़ने से पहले था। ठीक है, तो उसकी दिमाग की नसें खुले, वो उस पर सोचे, वो उस पर विचारे। इसीलिए वो जानबूझकर पश्चिमी सभ्यता के जो लोग थे वो इस तरीके का साहित्य लिखते थे कि जिसका दुखांत अंत हो। लेकिन भारतीय दर्शन क्या कहता था कि भारतीय दर्शन के जो मानने वाले लोग हैं, भारतीय दर्शन को जो पालन करने वाले लोग हैं, वो गांधी से बहुत प्रभावित हैं, और गांधी से प्रभावित होने की वजह से जो भारतीय दर्शन के लोग हैं उनका मानना है कि अंत में आकर सब ठीक हो जाता है। उनका मानना है कि अंत में आकर सब ठीक हो जाता है। ठीक है, अब इनका मानना है कि अंत में आकर सब ठीक हो जाता है। और क्यों अंत में आकर सब ठीक हो जाता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति में क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि इनका मानना है कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य होती है। और यही अच्छाई जब भारी पड़ जाती है तो व्यक्ति ठीक हो जाता है और सारी परिस्थितियां ठीक हो जाती हैं। तो ये गांधी से प्रभावित है भारतीय दर्शन। तो इसीलिए भारतीय दर्शन में जो साहित्य लिखा जाता है उसका जो अंत होता है वो सुखांत अंत होता है, कि लास्ट में जैसे वो शाहरुख खान की जो लाइन भी है कि अंत हमारी फिल्मों की तरह लास्ट में आते थे, हमारी ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, और अगर ठीक ना हो तो वो द एंड नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो वो सुखांत कुल मिलाकर के सारी चीज़ें लास्ट तक आते आते ठीक हो जाती हैं, सब बेहतर हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर है भारतीय दर्शन। और तो कुल मिलाकर के त्रासदी का पूरा कॉन्सेप्ट कुल मिलाकर के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी त्रासदी की बात आए तो आपको स्पष्ट रूप से ये बात स्वीकार करनी है कि यह पश्चिमी दर्शन, पश्चिमी साहित्य से प्रभावित एक फॉर्मेट है, एक विधा है, जो कि यूनानी साहित्य की एक प्राचीन विधा है। और इसमें इसकी जो शुरुआत है वो अरस्तु से मानी जाती है कि अरस्तु ने त्रासदी लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी। इसमें लिखा भी है कि अरस्तु ने पहली बार त्रासदी को व्यवस्थित विवेचन किया था। और उनके बाद फिर बुचर हो गए, एटकिंस हो गए, हीगल हो गए, जॉर्ज लुकाच हो गए। बुचर, एटकिंस, हीगल, जॉर्ज लुकाच, इन्होंने अपने तरीके से त्रासदी की फिर व्याख्याएं की, जिसका अंत जो होता है कि नायक की सफलता में ना होकर दुख और पीड़ा की सघन अनुभूति में होता है। और नायक जो है इसमें अति नैतिकता के कारण हैमर्सिया कर देता है। ठीक है, अति नैतिकता के कारण उससे नैतिक भूल हो जाती है और नायक का पतन हो जाता है। ठीक है, और तो ऐसा कुछ होता है। फिर जब वो नायक का पतन होता है तो फिर जब पाठक पढ़ता है कि नायक ही उसका नहीं रहा इस दुनिया में, तो वो रोता है। उसको कैथारसिस बोलते हैं, उसका कैथारसिस होता है, कैथारसिस या विरेचन हो जाता है। ठीक है, रोता है बैठ के सिनेमा हॉल में। ठीक है, या पढ़ने के बाद, उस साहित्य को पढ़ने के बाद रोता है। रोने के बाद इसकी नसें खुलती हैं दिमाग की, और ये पढ़ने के बाद वो व्यक्ति नहीं रहता है जो ये पहले था। ठीक है, तो विरेचन होता है, कैथारसिस होता है। तो सामान्य दृष्टि में देखें तो भारत दुर्दशा का भी नायक जो है भारत जो है वो मूर्छित पड़ा है, उठ ही नहीं रहा है। तो दुख जैसी स्थिति है, दुखांत जैसा लगता है। साथ ही साथ जो भारत का दोस्त है भारत भाग्य, वो खुद को मार लेता है। तो दुखांत जैसी स्थितियां नजर आती हैं। लेकिन अगर इसको तकनीकी धारणा में देखें कि क्या भारत दुर्दशा एक त्रासदी है या नहीं, तो
नहीं है। तकनीकी दृष्टि में देखें तो भारत दुर्दशा एक त्रासदी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो नायक है वैसा भद्र, दृढ़, साहसी या नैतिक नहीं है। मतलब खलनायक की दहाड़ सुनकर ही वो बेहोश हो जाता है। इस तरीके का भारत जो नायक है इसका, वो इस तरीके का है। तो जो पाठक है, जो साहित्य पढ़ने वाला है, वो इससे, ये भारत नामक चरित्र से उतना अटैचमेंट नहीं रख पाता है, इस नायक से उतना अटैचमेंट नहीं रख पाता है, जिससे क्या होता है कि वो उसका कैथारसिस हो ही नहीं पाता है, जिससे उसका विरेचन नहीं हो पाता है। ठीक है। और नायक का पतन हिमर्सिया के कारण होता हुआ नजर नहीं आता है, उसकी आंतरिक कमजोरियों का ही परिणाम है। तो नाटक के अंत में दुख महसूस तो होता है, किंतु यह उतना घना और मार्मिक नहीं है कि उसे विरेचन कहा जा सके। ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत दुर्दशा की त्रासदी ना होना हाँ, ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये तो स्पष्ट हो गया कि भारत दुर्दशा त्रासदी नहीं है। ठीक है, ये बात तो स्पष्ट है। तो भारत दुर्दशा अगर त्रासदी नहीं है तो ये तो भारतेंदु की विफलता है। तो ये यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना है कि ये स्पष्ट होता है कि भारत दुर्दशा एक त्रासदी नहीं है, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि भारत दुर्दशा त्रासदी ना होना भारतेंदु की विफलता है, या भारतेंदु की विफलता नहीं है, क्योंकि भारतेंदु जो है, भारतेंदु की योजना त्रासदी लिखने की नहीं थी, इसलिए यह भारतेंदु या भारत दुर्दशा की विफलता भी नहीं है। ठीक है। तो ये कहना है कि भारतेंदु कुछ ऐसे मूड में नहीं थे कि त्रासदी लिख देना है। ठीक है। तो वो त्रासदी लिखना ही नहीं चाह रहे थे, इसलिए त्रासदी या भारतेंदु की या भारत दुर्दशा की विफलता नहीं है। ठीक है। तो ये बात है कि तो त्रासदी वाले क्वेश्चन को होपफुली आप अच्छे से टैकल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो और फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि भारत दुर्दशा का नाट्य रूप, जैसा कि मैंने आपको शुरुआती जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि भारत दुर्दशा का नाट्य रूप, या जैसे हम काव्य रूप पढ़ते हैं, बहुत सारे काव्य रूप होते हैं, उसी तरीके से नाट्य रूप होते हैं कि नाटक के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कि नाटक अपनी संरचना में किस प्रकार का है, इसी को नाट्य रूप कहते हैं। तो भारतेंदु ने खुद ही कंफ्यूजन इसमें एक्चुअली कर दिया। उन्होंने आरंभिक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसे नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा जा सकता है। लास्य रूपक का मतलब होता है कि नृत्य, लास्य मतलब होता है नृत्य होता है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसको मतलब या तो फिर नाट्य रासक कह लो या फिर लास्य रूपक कह लो। तो लास्य मतलब नृत्य के अत्यधिक नजदीक रचना को कहें तो प्रश्न उठता है कि क्या इस नाटक को नृत्य और गीत प्रधान माना जा सकता है? तो नाटक में तो नृत्य के केवल 3 ही प्रसंग हैं, तो उस तरीके से कहा जाए तो इसको लास्य रूपक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नृत्य, अगर लास्य का मतलब तो नृत्य से लिया जाता है, नृत्य के केवल 3 ही प्रसंग हैं, तो उससे स्पष्ट होता है कि इसको, इस नाटक को लास्य रूपक नहीं कह सकते हैं। अब नाट्य रासक के लक्षण पर विचार करें तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि उस रचना को नाट्य रासक कह सकते हैं जिसमें एक अंक हो, उदात्त नायक हो, उपनायक हो, पीठमर्द उपनायक हो, नायिका हो, वासक सज्जा नायिका हो, श्रृंगार व हास्य रसों की प्रधानता हो। तो या भारतेंदु ने स्वयं एक अपना नाटक नाम से एक निबंध लिखा था, तो उसमें भी यही 4-5 बातों पर उन्होंने भी कहा था कि जो नाट्य रासक है, अगर कोई नाटक को नाट्य रासक कहना है तो उसमें एक अंक होना चाहिए, उदात्त नायक होना चाहिए, पीठमर्द उपनायक होना चाहिए, वासक सज्जा नायिका होनी चाहिए और अनेक प्रकार के गीत व 5 नृत्य होने चाहिए। तो इसमें तो 6 अंक हैं और भारत दुर्दशा में, और नायक भी उसका उदात्त नहीं है। तो फिर और भारत भाग्य उपनायक तो है, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया कि वो नायक से भी अधिक बढ़ा चढ़ा दिखता है। और वासक सज्जा नायिका तो है ही नहीं, मतलब नायिका विहीन नाटक है। तो समीक्षकों के सामने क्वेश्चन आया कि मतलब इसको तब फिर क्या माना जाए कि नाटक का कौन सा रूप है भारत दुर्दशा में? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा इसको अन्यापदेशिक नाटक माना जा सकता है। अन्यापदेशिक नाटक का मतलब कि अन्य अर्थ रखने वाला, कि जो प्रस्तुत अर्थ है, क्योंकि इसमें विभिन्न मनोभावों को चरित्र के माध्यम से प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दी गई है। तो बच्चन सिंह ने कहा कि इसमें चूंकि विभिन्न मनोभावों के माध्यम से, विभिन्न मनोभावों को चरित्रों के माध्यम से उजागर करके प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की गई है, तो फिर इसको अन्यापदेशिक नाटक बोला जाए। ठीक है, कि अन्य अर्थ रखने वाला नाटक बोला जाए, अन्यापदेशिक नाटक। किंतु यह भी मत जो है उतना
मान नहीं रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जो विभिन्न मनोभावों को नहीं दर्शाते हैं। जैसे योगी का चरित्र हो गया, या सात सभ्य लोगों का चरित्र हो गया, या रोग हो गया, मदिरा हो गए। मतलब ये जो है ये मन के भाव तो नहीं है या योगी जो है वो मन का भाव थोड़ी है। सात सभ्य जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो मन का, तो ये करेक्टर तो छूट जाएंगे अगर इसको अन्यापदेशिक नाटक कहेंगे, क्योंकि ये करेक्टर जो है योगी सात सभ्य, तो ये अन्य अर्थ थोड़ी रख रहे हैं, ये तो प्रस्तुत अर्थ ही रख रहे हैं ना, तो ये छूट जाएंगे। तो इन्होंने कहा, तो फिर समीक्षक लोगों के सामने मुश्किल हो गई कि आखिर इसको क्या माने। तो अंततः अब सामान्य राय बन गई है कि इसको मिस्र शैली का प्रतीकात्मक नाटक बोला जाता है। मिस्र शैली का प्रतीकात्मक नाटक, ये शब्द ध्यान रखना है कि इसको कौन सा नाटक का कौन सा रूप माना जाता है, तो कुछ डिसाइड नहीं किया कर पा रहे हैं हम लोग, या समीक्षक लोग इसको नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, लेकिन इसको मिस्र शैली का प्रतीकात्मक नाटक कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ध्यान रखना है। फिर भारतेंदु की भाषा वाला क्वेश्चन है। तो भारतेंदु जिस काल में है 1875 ईस्वी का नाटक है, और ये 1875 का समय एक तरीके का संक्रमण काल है। और क्यों संक्रमण काल है? क्योंकि इसमें अवधी और ब्रज, इनका प्रभाव तो मध्यकाल में बहुत रहा। जैसे तुलसीदास की श्री रामचरितमानस से अवधि खूब आगे बढ़ी, खूब अवधी भाषा बढ़ी, खूब उन्नति हुई अवधी भाषा की। ब्रज भी बहुत बड़ी, सूरदास की रचनाओं से बहुत ज़्यादा बढ़ी। और भी जो कृष्ण भक्ति धारा के कवि लोग हैं उनके माध्यम से ब्रज भाषा खूब पल्लवित हुई। तो अवधी भी पल्लवित हुई, ब्रज भाषा भी पल्लवित हुई। लेकिन 1875 में इन क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव कम हुआ और एक नया मोड़ आ रहा है खड़ी बोली का। तो खड़ी बोली अब चर्चा में आ गई है। ठीक है, और खड़ी बोली अपना प्रभाव दिखाना चालू कर चुकी है। तो एक तरीके का भारतेंदु के समक्ष समस्या थी कि अवधि को लेकर चलें कि ब्रज को लेकर चलें, कि अभी नई नवेली जो खड़ी बोली आ रही है इसको लेकर के चलें। तो एक तरीके का संक्रमण काल है। और इंट्रो में आपको इसी भारतेंदु की यही जो समस्या है इसको उजागर करना है कि वो किसी एक का चयन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए कहीं कहीं पर ब्रज का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं कहीं पर खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे सबके पहले जय ईश्वर दनबल दीनो, सबके पहले जय सब विधाता गिनो, तो वहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। जो पहले देसी का कथन है वहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं कि यहाँ कोई नहीं कहता, सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। तो खड़ी बोली पहला देसी के कथन में करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो भारतेंदु की भाषा योजना है वो बहुमुखी है। उसमें तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशज सभी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लोक भाषा का भी प्रयोग करते हैं, मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितिर बितिर कर दी। ठीक है, सूत्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। सूत्र भाषा का मतलब जैसे गणित में फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना, उसीलिए लाइफ के भी कुछ इस तरीके के कुछ वाक्य होते हैं जिन पर लोग चलते हैं। जैसे संतोष परमम सुखम, आलसी पड़े हुए में वही चैन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। फॉर्मूला जैसे होते हैं ना, लाइफ के फॉर्मूलाज हैं वो, उन्हीं को सूत्र, जब उनका ज़्यादा प्रयोग होता है तो वो उसी को कहा जाता है कि सूत्र भाषा का प्रयोग है। पात्रानुकूलित भाषा का ध्यान रखा गया है। ठीक है, हास्य व्यंग का प्रयोग है कि जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, जो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, तो भी दंत कटाकट किम कर्तव्यम। भाषा शैली की कुछ सीमाएं भी हैं कि कहीं कहीं ग्राम्यत्व दोष या अश्लीलत्व दोष आ गया है। ठीक है, ग्राम्यत्व दोष मतलब कि मतलब देशज शब्द, अत्यधिक कठिन देशज शब्दावलियों का प्रयोग हो गया है। अश्लीलत तो दोष है कहीं कहीं पर। तो ये कुछ उनकी भाषा की कमी भी है। और कुल मिलाकर के भारतेंदु की तारीफ ही करना है लास्ट में कि भारतेंदु ने उन संक्रमण काल की परिस्थितियों को अच्छे ढंग से व्यवस्थित तरीके से उसका प्रयोग किया है। भारत दुर्दशा की रंगमंचीयता किस तरीके से, तो मैंने आपको बताया कि भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं और 6 ही दृश्य हैं। ठीक है, 6 ही दृश्य हैं। तो रंगमंचीयता की दृष्टि से या अभिनयता की दृष्टि से श्रेष्ठ नाटक है। और दृश्य विधान सरल है, और ऐसा नहीं है कि दृश्यों को करने में कुछ बहुत दिक्कत आ रही है, कुछ बहुत इंतजाम करना पड़ता है। जैसे पहले अंक में वीथी का दृश्य है, केवल एक रास्ते को दिखाना है जिस पर एक योगी को चलते हुए बस दिखा देना है। ठीक है, दूसरे अंक में शमशान है, तीसरे अंक में मैदान है, चौथे अंक में अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ एक कमरा है, 5वें अंक में एक किताब खाना है, और अंतिम या 6ठे अंक में वन का दृश्य है। ठीक है, तो सरल दृश्य विधान है। ठीक है, और
और नुक्कड़ नाटक की तरह तो इसको नहीं खेला जा सकता है, किंतु साधारण थिएटर में खेले जाने वाले नाटकों की दृष्टि से अत्यंत सरल माना जा सकता है। रंग संकेत भी दिया है इन्होंने, जैसे आलस्य को कैसे दिखाना है, तो इन्होंने कहा मोटा आदमी है, जम्हाई लेता हुआ धीरे धीरे आता है। अंधकार जब आता है तो गाता हुआ स्खलित नृत्य करता है। स्खलित मतलब घूम घूम करके नृत्य करता है, ठीक है। और जब अंधकार को दिखाया गया तो रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए जाएंगे। इस तरीके के भी संकेत है। ध्वनि तत्वों का भी संकेत दिया है उन्होंने, कि जैसे किसी के आगमन के समय बताते हैं कि आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ना चाहिए, ठीक है। वेशभूषा बताते हैं, जैसे भारत की वेशभूषा बताते हैं कि भारत जो है वो फटे कपड़े पहने हैं, सिर पर अर्ध किरीट है। किरीट मतलब होता है कि अर्ध किरीट मतलब आधे तरीके का कुछ ताज है, ठीक है। हाथ में टेकनी की छड़ी है, शिथिल अंग है। भारत दुर्देव को लेकर के बताते हैं कि क्रूर है, आधा क्रिस्तानी है, आधा मुसलमानी वेश है, इस तरीके का कुछ। तो भारत दुर्दशा की रंगमंचेता जो है वो लेकिन इसकी रंगमंचेता निरापद नहीं है। निरापद मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि रंगमंचेता में कोई कमी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि इसकी रंगमंचेता में गीतों की अधिकता हो गई है तो वो कभी कभी जटिल बन पड़ता है, ठीक है। इस छोटे से नाटक में 15 गीत हैं, ठीक है। चरित्रों की अधिकता भी हो गई है, ठीक है। और जो ये प्रतीकात्मकता है ये कभी कभी समस्या बन पड़ती है। संवाद योजना में कहीं कहीं लंबे स्वगत कथन आए। स्वगत कथन का मतलब कि अपने आप से बात करते हुए, अपने आप से बात करते हुए जो कथन आते हैं, अपने आप से बात करते हुए जो कथन आते हैं वो लंबे चौड़े आ गए हैं, ठीक है। तो स्वगत कथन ज़्यादा आ गए हैं। तो ये भारतेंदु की रंगमंचेता की कुछ कमियां भी हैं, उसको बता देना। तो यही है। बाकी भारत दुर्दशा से 2000 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन आपके सामने हैं। इनमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 4 इनको लिख करके मुझे भेजना है और मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच किया है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 4 को लिख करके भेजना है। और होपफुली किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन केस किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो मुझे आप बता सकते हो, मैं उसके ऊपर आपको मॉडल आंसर या कुछ बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। और आज के सेशन में बहुत डिटेल में हमने भारत दुर्दशा के कंटेंट को देखा, भारत दुर्दशा की स्टोरी को देखा, और तो ये इन सब पर बहुत अच्छे से बातचीत किया। होपफुली अब आपको भारत दुर्दशा से संबंधित कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 4 को आपको लिख करके मुझे भेजना है और मैं जल्दी से जल्दी कॉपी चेक करके आपको रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्कंदगुप्त देखेंगे, ठीक है।